हेलो नमस्कार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम एक नए टॉपिक 8th पे कमीशन के बारे में बात करेंगे जो बहुत लंबे समय से चर्चा में बना है। जब से मिनिस्टर द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई उसके बाद से सबसे एक हॉट टॉपिक में से एक है और सबको लग रहा है कि हॉट टॉपिक में से एक बना हुआ है। तो सबको ऐसा लग रहा है कि मतलब अपनी सैलरी कोई बोल रहा है कि जैसे जिसकी 18,000 है उसका 75,000 तक हो जाएगा। इसकी सैलरी जैसे किसी की 30,000 है तो उसको 1 लाख तक मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो मैं पूरा डिटेल डिस्कशन एक लंबे रिसर्च के बाद बहुत लेट वीडियो लेके आ रहा हूँ। मुझे पता है सारी चीज़ें, क्योंकि जल्दबाजी में व्यूज़ पाने के चक्कर में लोग क्या क्या बता के चले जाते हैं वो मुझे पता नहीं है। और आप लोगों ने देखे भी होंगे, सब ने अपनी सैलरियाँ मतलब सोच रखी होगी इतनी हो जाएगी इतनी होगी। एक्चुअली में कितनी होगी वो आज मैं आपको बता रहा हूँ, और उससे 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उतना, वो बाकी गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहा है क्या क्या चीज़ें होंगी। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल रॉ आइडिया दे दूंगा कि एक्चुअली में सैलरी क्या है। और क्या एक जो नाम सब सुन रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर, तो फिटमेंट फैक्टर क्या है तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअली में अपना डीए अभी जैसे जिसको 63% लोग बोल रहे हैं, तो वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या अर्थ होता है डीए का। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल डिस्कशन करूंगा। एक बहुत लंबे रिसर्च के बाद एक अच्छा वीडियोस आपके सामने लाया हूँ। तो होपफुली आशा करता हूँ आप इसे पूरा देखिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये चीज़ें मैं आपसे नहीं करता, क्योंकि ये आपका इंट्यूशन है कि अच्छा लगेगा तो कर देंगे लोग, वैसे उनको कहने की ज़रूरत नहीं रहती है सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि एक आप कम से कम आपको एक टॉपिक समझा पाऊँ और उसको आप समझ पाएँ, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा मेरे साथ। तो आपके जो नॉर्मल से क्वेश्चन है, क्यों अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और इतने यूट्यूबर और एजुकेटर इतनी सिंपल सी कंसेप्ट को क्यों नहीं समझ पा रहे। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, सबको क्या चाहिए, व्यूज़ चाहिए। और व्यूज़ पाने के चक्कर में क्या क्या होता है कि आपको जल्दी से वीडियो अपलोड करना पड़ता है। जैसे किसी ने 8th पे कमीशन की बात की, 8th पे कमीशन की जैसे अनाउंसमेंट हुई तो उसके हाफ एन आवर में लोगों को वीडियो बना के उसके व्यूज़ चाहिए। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं वो सब, अब बड़े यूट्यूबर हैं उनके पास तो मतलब हर आधे घंटे में अपना मतलब चीज़ बदलते रहते हैं। हर हाफ एन आवर में उनका नया टॉपिक आता है और नए पे मतलब शिफ्ट होते जाते हैं। इसलिए वो नई चीज़ों को नहीं समझा पा रहे हैं और कम से कम उसके बारे में रिसर्च तक नहीं करें। और सेकंड चीज़ है, कब से लागू हो सकता है 8th पे कमीशन की रिपोर्ट। क्यों है 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग से अलग, क्यों ज़रूरत है 8वें वेतन आयोग की, कि क्या रिक्वायरमेंट है अभी। और ये जो टर्म सुना होगा डीए, कि डीए का इतना % हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या होता है डीए और कैसे निर्धारित किया जाता है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सबसे जो हॉट चीज़ बनी है वो फिटमेंट फैक्टर। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या सही में फिटमेंट फैक्टर 2.57 होगा या होगा 1.9, ये भी जानने वाली चीज़ है। और बहुत क्यूरियोसिटी है कि सीरियसली में 2.57 बोल रहे हैं लोग कि आपकी सैलरी इतना गुना हो जाएगी। मैं आपको बताऊँगा विद प्रूफ कि लोग कौन कौन बोल रहे हैं ऐसा चीज़ें, या रियली में 1.8 या 1.9 फिटमेंट फैक्टर होगा। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी हम बिल्कुल आपको मैं साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से ये कैलकुलेट होके आया है। क्या सही में सैलरी का 186% हाइक होगा या ओनली सिर्फ 15% बढ़ेगी। जिसकी 18,000 है उसका 186% ऑलमोस्ट 200 पर 36, और 36 और 18 ऑलमोस्ट 44,000 तक बेसिक पे चले जाएगा। क्या ऐसी चीज़ भी है कि नहीं है, ये भी हम देखेंगे। क्या पे कमीशन कुछ कर सकता है अलाउंसेस में कटौती, क्योंकि हर पे कमीशन जब भी कटौती होता है तो वो कुछ नए अलाउंसेस ऐड करता है। और जो कोई पुराने अलाउंसेस है जो मतलब टाइम के साथ सही नहीं है तो उनको क्या आगे कट करके कुछ नए अलाउंसेस क्रिएट करता है। क्या फिर से गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की वैल्यू प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय से बढ़ जाएगी। क्या ऐसा होगा कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी सैलरी मिल रही है तो सारे प्राइवेट छोड़ के गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे, या प्राइवेट में भी सैलरीज बढ़ेगी। क्या प्राइवेट सेक्टर में भी, अब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में SEC, क्या गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बढ़ेगी सैलरी, या क्या प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बढ़ेगी।
तो ये भी देखने वाले, क्योंकि जब गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ती है चीज़ें तो लोग सब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो प्राइवेट को भी मेंटेन करने के लिए वो भी अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करते हैं, और ये तथ्य है, ये एक फैक्ट है। तो नेक्स्ट अपना चेक करेंगे, क्यों अफवाहों पर ध्यान दे रहे इतने यूट्यूबर एजुकेटर इतने सिंपल कंसेप्ट को क्यों नहीं समझा पा रहे। फर्स्ट पॉइंट जो अपना है, क्योंकि सब एजुकेटर्स और यूट्यूबर्स जल्दी व्यूज़ पाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या समझा दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 करोड़ कर्मचारियों को फ़ायदा, 186%, रियली में 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये जो 1 करोड़ बता रहे हैं ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ 15 लाख के समथिंग है, तो 15 लाख को ये लोग ऐड भी नहीं कर रहे हैं। तो 1 करोड़ 15 लाख तक है और 186% सैलरी हाइक होगा, ये तो बिल्कुल एक साथ मतलब आपको समझाना, आपको मैं समझाऊँ कि 186% होगा, वो ओनली 15% या 20% सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा। कुछ ये बता रहे हैं कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, इस पत्र जारी है, बेसिक में 50% डीए और डीए मर्ज होगा। तो किस तरह से मर्ज होकर ये किस तरह से बनती है, ये चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट है कि कब से लागू हो सकता है 8वें वेतन आयोग की, और ये बिल्कुल एक श्योर सी बात है कि ये मे बी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा 100%। और यदि इसकी 7th पे कमीशन को लागू होने में लगभग 1.5 ईयर्स का लगा, लेकिन आशा करते हैं कि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल ज़माना आया है तो ये रिपोर्ट अभी जैसे जनवरी में अभी इसका अनाउंसमेंट हो गया ऑलमोस्ट, तो आप मान के श्योर हो जाए कि 2026 से आपकी ये लागू हो जाएगा और आप सबकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। यदि रिपोर्ट या मार्च या अप्रैल में आती है तो जनवरी से मार्च तक आपको एरियर मिल सकता है, जो भी है वो लागू तो 2026 के जनवरी से आपको उसके हिसाब से सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्या पता कभी रिपोर्ट थोड़ी सी लेट आएगी तो आपको उसका 2-3 मंथ का क्या मिल जाएगा, एरियर्स मिल जाएगा। एरियर्स मतलब जो बकाया जितनी राशि है वो आपको अकाउंट में डेबिटेड हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्यों 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग से अलग है? क्योंकि 7वां वेतन आपको याद होगा कि 2015-16 में आया था, सॉरी हाँ 2014-15 में आया था, 14-15 में आया था, 2014-15 में आया था। तो अभी 10 साल हो गए हैं, तो 25-26 में तो आना ही चाहिए था। तो जब 7वां वेतन आयोग जब रिपोर्ट आई थी तो उस टाइम बिल्कुल एक टेक्नोलॉजिकल इतनी फील्ड नहीं थी। अभी जैसे आफ्टर कोविड जितना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो 8वां वेतन का आयोग उसके बाद आ रहा, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड। ये बिफोर कोविड था और ये आफ्टर कोविड था। तो ये बहुत सारी चेंजेस, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं आपको कि सारी चीज़ें, सारे डिपार्टमेंट एक टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो आफ्टर कोविड इंटरनेट बिकम द एसेंशियल कमोडिटी। तो जो एसेंशियल कमोडिटी होती है तो आपकी हमेशा डीए में ऐड होती है। तो ये भी हो सकता है कि आपके डीए में या अलाउंसेस में इंटरनेट अलाउंस मिल सकता है। हम आशा करते हैं रिपोर्ट इस पर ध्यान देगी और यूनियन की भी इस पर डिमांड है, तो हो सकता है कि इंटरनेट अलाउंसेस आपको मिले, क्योंकि जो आपकी एसेंशियल कमोडिटी होती है वही डीए होता है। तो डीए को फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंसेस। और डियरनेस अलाउंसेस का वो होता है जो मतलब डेली आपके यूजेबल हैं, जो आपकी एसेंशियल कमोडिटी हो। एसेंशियल का मतलब आवश्यक, जो कमोडिटी की मतलब वस्तु हैं, जो आवश्यक वस्तु है। तो आप सबको पता है कि हर एक ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल को इंटरनेट एक ऑफिशियल एसेंशियल कमोडिटी है। सॉरी आई कर लेना है यहाँ पे इंटरनेट। तो सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गोइंग थ्रू द बिग चेंजेस लाइक रेलवे। अब रेलवे में सोचो कितना एडवांस चला गया, पोस्ट ऑफिस ऑल्सो एज एडवांस चले गए हैं और उनमें भी इंटरनेट की बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है। मे बी एड सम मोर अलाउंसेस बाय दिस कमीशन और हैवी इन्फ्लेशन। और अभी देखना जब 7th पे कमीशन आया था तो उस टाइम इतना इन्फ्लेशन नहीं था, लेकिन आफ्टर 7th पे कमीशन 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लेशन आया, तो उसका भी एक फैक्टर काम करेगा। मे बी HRA विल बी इंक्रीज। अभी नॉर्मल HRA होता है 8%, 16% और 24%। ये एक्स सिटीम होता है, ये वाई सिटीम होता है, ये जेड सिटीम होता है। तो ये मे बी इंक्रीज़ करके इसको 10% तक कर सकते हैं, इसको 16 को लगभग 18% 2% तक बढ़ा सकते हैं और जेड को 24 से 26% तक कर सकते हैं। तो ये भी मतलब कमीशन के पास इसका भी एक रिकमेंडेशन जाएगा कि आप HRO को इंक्रीज़ किए।
HR होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। तो इसमें भी देखने को मिल सकता है, आपको नए चेंजेस आ सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको एक कंपैरिजन बता के चल रहा हूँ कि ओवरऑल डीए अपना कितना परसेंटेज है और ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना परसेंटेज है। तो डीए वर्सेस इन्फ्लेशन है, तो ये कैलकुलेशन है एक आपकी, जो एक रो डाटा है जिसमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अभी आप एक चीज़ सोचना कि वीट का आप देखोगे, और ये सारी एसेंशियल कमोडिटी है जो सब डीए में अलाउंसेस में आती है। तो वीट का 25 रुपये केजी था जब 2016 में जब रिपोर्ट आई थी 1 जनवरी को। तो आज 2025 में कितना रेट है? 40। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, राइज कितना हुआ? 60%। और डीए में हाइक अपना डीए कितना मिल रहा है सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को? 53%। डीए कितना मिल रहा है? 53%। ऐसे देखो कि मिल्क जब 2016 में जब पे कमीशन आया था तब 37 रुपीज़ था, आज कितना रुपये? 56। तो ये 51% राइज हुआ है। तो लेकिन आपको डीए 53 ये लगभग इसको इक्वेटल कर रहा है। अब मीट की कीमत देखो, मीट भी एक एसेंशियल कमोडिटी के अंदर आती है, जो 400 रुपये पर केजी था, लेकिन आज 750 रुपये पर केजी हो गया। तो 88% का इंक्रीज़ हुआ, लेकिन अपने को डीए के अंदर कितना मिल रहा है? ओनली 53%। एग की बात करेंगे तो एग पहले 4 रुपये का एक मिलता था, तो आज 7 रुपये का एक मिलता है। तो ऑलमोस्ट 75% इंक्रीज़ हुआ, लेकिन अपने को डीए कितना मिल रहा है? 53%। तो ऐसे एलपीजी सिलेंडर की बात करोगे तो 420 रुपये था, आज 802 रुपये है। तो कितना रुपये परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है? 91। एक्चुअली डीए कितना मिल रहा है? 53%। ऐसे आप देखोगे तो गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड 28,000 का समथिंग था और अब 78,000 हुआ और 174% इंक्रीज़ हुआ। अब सब बोलेंगे गोल्ड एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, लेकिन जो भी हाउस होल्ड है, तो इंडियन हाउस होल्ड को हमेशा मतलब कितनी भी छोटी मोटी शादी करेगा तो उसके घर में गोल्ड तो उसको परचेज़ किया जाएगा। तो ये मान के भी न मान के भी एक तो मतलब ये एक अपना असेंशियल ही है जिसका खर्चा आएगा हर एक एम्प्लॉय के ऊपर। लेकिन उसमें अभी इंक्रीज़ कितना हुआ? 53%। सेंसेक्स में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अपना एनपीएस है तो उसकी कीमत पहले 26,000 के समथिंग थी, अभी 78,000 हुआ, तो 200% तक इंक्रीज़ हुआ, लेकिन आपको डीए ओनली 53% मिल रहा है। पेट्रोल 70 रुपये था, आज कितना रुपये? 103 रुपीज़, 47% इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ओवरऑल अपना डीए कितना है? 53%। ऐसे देसी घी की बात करोगे तो 400 रुपये था, अभी 750 रुपये हैं, तो ओवरऑल 88% हो रहा है, लेकिन अपना डीए कितना मिल रहा है? 53%। तो एक्चुअली मैं इन दोनों चीज़ों को हटा के गोल्ड और सेंसेक्स को हटा के इन सब का बेसिक निकालूंगा, ओवरऑल परसेंटेज वो लगभग ऑलमोस्ट 88% आ रहा है। कितना परसेंटेज आ रहा है? 88। ओवरऑल इन्फ्लेशन हाइक इज़ 88%, बट डीए हाइक ओनली 53%। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 8th पे कमीशन की ज़रूरत थी, कि एक्चुअली में 8th पे कमीशन की इसलिए रिक्वायरमेंट थे कि ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत 88% आ रहा है, तो अभी ओनली डीए 53% है। तो गवर्नमेंट क्या करे, थोड़ा सा इंक्रीज़ करके इसको बैलेंस करने चली गई। तो जो 53% डीए है इसको मर्ज करके या 60% करके जो 88% है इसको ऑलमोस्ट गवर्नमेंट 75 के समथिंग लाने की कोशिश करेगी, इसलिए पे कमीशन का गठन किया गया है। क्या होता है डीए और कैसे निर्धारित किया जाता है? अब डीए क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले एक नेक्स्ट स्लाइड पर देख के हम कैलकुलेट करते हैं। जब ये 2016 की गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी तो उसमें क्या बनना था? पर मंथ 3 पीसीयू, 3 पर्टिकुलर यूनिट बोलते हैं इसको। 3 यूनिट कौन कौन है? 3 यूनिट गवर्नमेंट ये मानती है कि एक तो जो आदमी होता है उसको 1 यूनिट मानते हैं, और एक उसकी वाइफ होती है, और उसके 2 बच्चे होते हैं। तो 2 बच्चों को है ना 0.6 × 2 होता है, एक को 0.6 यूनिट मानते हैं, 2 बच्चों को 1.2 यूनिट होता है, और वाइफ को 0.8 यूनिट मानते हैं। तो ओवरऑल ये 3 यूनिट यूजेबल होती है। तो ये 3 यूनिट, 1 यूनिट तो जो आदमी होता है जो कमाने वाला, 0.8 उसकी वाइफ होती है, और 0.6 यूनिट के 2 बच्चे होते हैं, तो 1.2 यूनिट्स वहाँ से आ जाती है। 1 सेकंड में इरेज कर लेता हूँ इसको। अभी देखना, जब राइस और वेट की कीमत थी पर डे कितना यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो लोग?
पर डे यूनिट कर रहे हैं 475 यूनिट यूज़ कर रहे हैं और 42.75 यूनिट पर मंथ है और रेट उस समय से थी 25 रुपीज़। तो 1108 रुपये वीट के खर्चा हो रहा है। दाल भी थी, रॉ वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अदर वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, जेगरी है, एडिबल ऑयल है, फिश है, मीट है और एग है, डिटर्जेंट एटसेट्रा, क्लोथिंग, ये सब करके जब 2016 का पे कमीशन आया था तब सारे एसेंशियल इक्विडिटी यूज़ करके 9200 ऑलमोस्ट 9200 के ऑलमोस्ट ये पैसा बना था ये आपका। और फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करोगे तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा तुम्हारा 11,522। उसके बाद मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल, इसका सब करोगे तो 2000 यहाँ से हो गया, तो टोटल 13,000 हो गया। उसके बाद इसकिस बाई एडिंग 25% तो 33,000 ये समथिंग हो गया और सम करोगे तो 16,944 और हाउसिंग का 500 रुपये मान लें तो टोटल 17,000 और प्लस थोड़ा सा इन्फ्लेशन मान के ऑलमोस्ट 18,000 जब टोटल कैलकुलेट होके बना था 18,000 रुपीज़। ये था 2016 का। अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ जब 2026 2025 में जब लागू होगा 2024 तक क्या डाटा बनेगा। ओल्ड में था कि ये सारा पूरा कमीशन के पे करके 18,000 राउंडिंग ऑफ दिया था, जो सबसे पे लेवल जो 3 है, जो पे लेवल 3 है उसका 18,000 था। तो अभी इस चीज़ में कितना इंक्रीज हुआ, यहीं से सारा चेंजेस आएगा। अभी देखना न्यूट्रिशन वॉल्स एकॉर्ड ने के फॉर्मूले के आधार पर डीए निर्धारित किया जाता है। इसमें एसेंशियल कमोडिटी को उनके मंथ की रिक्वायरमेंट उनकी रेट से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। यदि सभी एसेंशियल कमोडिटी को एकॉर्ड फार्मूला से कैलकुलेट करें तो ये लगभग 17,000 रुपये बनता है। पुराने जब तरीके से हम देखते थे तो टोटल 18,000 बन रही थी। तो अभी जैसे अभी जो हमने पिछला जो अपने रेट से देखा है तो अपन इसको मान के चलते हैं, जो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं उसको और अच्छी तरह से जब डीए किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उस वीडियो में समझा सकता हूँ। तो पुराना टोटल 18,000 था, लेकिन मैं अब बेसिक मान रहा हूँ कि जो अपना जो यहाँ तक बनता है, जो 14 पॉइंट तक जो 9,000 बनता है, तो इसको मैं कैलकुलेट करके ऑलमोस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ से ये अपना 17,000 समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है। तो 17,000 यहाँ बनेगा। उसके बाद इसमें ऐड वाटर, एलपीजी और वो लगभग 20% ऐड करोगे तो 3,400 ये बन जाएगा। तो आपका पास अमाउंट हो जाएगा 20,400। अभी रिक्रिएशन फेस्टिवल जो पुराने में 2,000 में चल जाता, लेकिन अभी जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो 5,000 रुपये यहाँ से ऐड करोगे तो ये 25,400 हो जाएगा। और मल्टी स्किल का 25% ऐड करोगे तो ये 6,000। तो ऑलमोस्ट अब लमसम बेसिक पे में भी 32,000 के समथिंग होना चाहिए था। जो पहले बेसिक पे 18,000 था तो वो बेसिक पे ऑलमोस्ट अब 32,000 बेसिक पे हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, 18 से 32, 12-14 हज़ार रुपये का इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये सबसे मतलब वायरल सी चीज़ है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। ये एकॉर्ड का फॉर्मूला ही उससे डिसाइड किया जाता है फिटमेंट फैक्टर। 7th पे कमीशन में 7,000 रुपये था बेसिक पे, प्लस 125% डीए हुआ था। 7th पे कमीशन से पहले बेसिक 7,000 था, 125% डीए इंक्रीज किया है तो उसकी सैलरी लगभग 15,750 होगी। दैट टाइम टोटल बेसिक पे ऑफ जो एमटीएस स्टाफ होते हैं उनके 18,000 कर दिए गए थे। तो ओवरऑल इंक्रीज इन परसेंटेज कितना हुआ, 14.2% इंक्रीज हुआ था। क्योंकि एक्चुअली में उसको जब क्या करते हैं फिटमेंट फैक्टर में होता है तो बेसिक पे होता है। जैसे बेसिक पे अभी 18,000 है और ऑलमोस्ट अभी डीए परसेंटेज ऑलमोस्ट 63% है। अभी 56 हैं तो 2 और इंक्रीमेंट अभी लगने वाला है, तो उसके बाद 63% है। तो उसमें क्या क्या इंक्रीज कर देते हैं। तो जब 7th बेसिक था तो उस टाइम 125% डीए था, मतलब 10 साल में 125% डीए बढ़ा था और सबसे हाईएस्ट था वो। तो तब उनके 15,750 पैसे बने थे और उसको बढ़ा के उन्होंने गवर्नमेंट राउंड फिगर 18,000 किए थे। तो ओवरऑल हाइक कितना परसेंटेज हुआ, 14.2%। तो ये एक्चुअली चीज़ है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली में आपका डीए मर्ज करोगे तो 15,750 रुपये उनके वैसे बन रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको लमसम करके 18,000 कुछ चीज़ें ऐड करके उसको 18,000 कर दिया। तो और ओवरऑल हाइक कितना हुआ, 14.2%। इन 8th पे कमीशन सेम कैलकुलेशन नाउ बेसिक पे इज 18,000। अभी बेसिक पे 18,000 है और मैं राउंड फिगर चलता हूँ कि डीए 65% है, तभी अमाउंट हो गया 29,700।
और ये कहाँ से आया, जब डी आप ऐड किया था, जब हम पुरानी कैलकुलेशन जो पिछली स्लाइड में करके आया हूँ, तो ऑलमोस्ट वो 30,000 के समथिंग है और कुछ ऐड करके। एंड इफ कैलकुलेट 15% हाइक एंड देन 45 रुपये ऐड करोगे तो टोटल बेसिक पे में भी 34,200। तो अभी एक्चुअली में कितना हो रहा है 29,000, तो ये 34,200। अभी मैं 34,200 नहीं मान के, लेकिन मैं एक्चुअली में कैलकुलेट किया था जब डी ए से लास्ट, जब डी ए से कैलकुलेट किया तो 32,000 के समथिंग अमाउंट बन रहा था। यहाँ 15% हाइक ऐड करोगे, ये 15% नहीं भी करे, गवर्नमेंट 12-13% हाइक करे, 14% भी हाइक कर सकता है, लेकिन मैं एक्चुअली में जो ये कैलकुलेट करके बताया यहाँ पे, तो ये जो 32,000 रुपये जो अमाउंट आई है ना, तो ये मैं मैक्सिमम श्योर होके मानता हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये एकदम प्योर एकदम रॉ कैलकुलेशन है। क्योंकि इसमें अपना बेसिक जो भी अपना डीए बनेगा वो 17,000 रुपये बनेगा, उसके ऊपर जो ये अलाउंसेस मिल के उसके मिल के 32,000 मतलब मैक्सिमम जा सकता है। तो मैं कैलकुलेट करके 32,000 मैक्सिमम जा सकता है। तो यहाँ से भी यदि ये नॉर्मल तरीके से भी अपन देखेंगे तो ये 65% है, तो एक्चुअली में अब ये 63%, तो 29,000 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ से सब 28,000 और 4 ऑलमोस्ट 32,000 रुपये तक आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा। तो अभी बेसिक यदि 32,000 है और पुराना बेसिक कितना 18,000, तो ये फिटमेंट फैक्टर वही होता है 1.9। ऑलमोस्ट में पॉसिबल है कि 1.8 के समथिंग फिटमेंट फैक्टर रहेगा। और ओवरऑल इंक्रीज कितना होगा, तुम्हारा बेसिक वैसे 30,000 है, 30 को 32 कर देंगे, तो मतलब ऑलमोस्ट 14 से 15% अपनी सैलरी में हाइक होगा, 14 से 15% अभी। तो ये सारी फेक चीज़ें हैं कि 2.57 क्यों होगा। और 2.57 फैक्टर था जब ओल्ड के हिसाब से देखोगे, ओल्ड में डीए कितना था 7,000, 7 से 18 कर दिया था, तो 18/7 कितना हुए 2.5 ऑलमोस्ट। तो 7,000 थे, तो लेकिन उस समय डीए 125% था, तो जब डीए 125% किया तो 15,750 वैसे हो गया उनका जब मर्ज होने के बाद, लेकिन अब ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ 18,000। लेकिन अब का जो सीनेरियो उसमें अपना जब डीए ऐड करोगे, बेसिक पे कितना 18,000, उसमें यदि 63% यदि डीए ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 28,000 समथिंग कुछ अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो यदि 28,000 अमाउंट बनेगा और उसमें 10-15% आप कैलकुलेट करके एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 32,000 आपका बेसिक पे बनेगा। देखो एक चीज़ समझना, पहले बेसिक पे कितना था जब 6th पे कमीशन था तो 7,000 रुपये, तो उसमें गवर्नमेंट कैलकुलेट करके उसको 18,000 कर दिए थे। तो एक्चुअली जब बेसिक पे था तो उसमें 125% डीए था, जब 125% उसमें डीए ऐड किया था तो वो ऑलमोस्ट 15,000 समथिंग कुछ बना था। ये तो आपका राइट है, जब भी पे कमीशन बनेगा तो जो आपका डीए था, डियरनिंग अलाउंस था, डियरनेस अलाउंस था, वो हमेशा ऐड होगा, वो मर्ज हो जाएगा, उसके बाद जीरो से वापस डीए स्टार्ट हो जाएगा। तो 125 तो 15,000 तो यहीं हो गए, तो एक्चुअली में कितना 18,000 हो, तो ये लगभग 15% समथिंग इंक्रीज किया था कुछ। तो एक्चुअली में सैलरी तो 15% इंक्रीज हो रही थी, लोग बोले 186% हाइक हो रहा है। जब 186% हाइक इस हिसाब से होगा जब 7,000 को तुम सीधा 18,000 से देखोगे, जब 7,000 मतलब बेसिक पे 18,000, ये तो तुम पेमेंट तो वैसे ही आदमी को 15,000 समथिंग कुछ मिल रहा, तो लेकिन 2-3 हज़ार रुपये जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो एक्चुअली में वही 15% उसको आपको, अब डीए का अमाउंट भी जैसे 7,000 था तो 125% उसको वैसे ही मिल रहा है, तो वो उसका टोटल सम तो 15,000 पहले भी हो रहा था, लेकिन अभी उसका थोड़े से इंक्रीज होकर 18,000 रुपये तक हो जाएगा, तो वो ऑलमोस्ट 15% सैलरी में आपका इंक्रीज होएगा। तो ऐसे ही अभी मैं देखूंगा जब बेसिक पे कितना है 18,000, तो ये वो ऑलमोस्ट इसमें 63% आप डीए ऐड करोगे तो ये ऑलमोस्ट 28,000 समथिंग कुछ हो जाएगा। अब गवर्नमेंट इसमें भी 10-15% कुछ इंक्रीज करेगी तो ये ऑलमोस्ट 32,000 समथिंग आपका बेसिक पे बनेगा। तो ये फिक्स है, जिसका भी 18,000 है उसका कितना बनेगा 32,000। जब 32,000 में 18,000 का भाग दोगे, जब 18,000 का भाग दोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो अभी का फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो 1.89 और 1.88 के समथिंग रहेगा। मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि हर एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी बढ़ेगी। और जब फिटमेंट, अब पुराने हिसाब से 2.57 हो जाएगा, क्योंकि पुराने हिसाब से देख रहे थे तब 18,000 बेसिक हो रहा था और 6 पे कमीशन में कितना था 7,000, तो ऑलमोस्ट 2.5 का समथिंग आ रहा था, लेकिन उस समय डीए ज़्यादा था, इस बार डीए कम है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और आपको ये भी बता दूंगा कि किन जब सेकंड पे कमीशन आया तो 14.2% का इंक्रीज हुआ था, थर्ड पे कमीशन में 20.6 हुआ था, फोर्थ कमीशन में 27%, यहाँ 54% इसलिए इंक्रीज हुआ था, यहाँ ओवरऑल
14.3%। इस समय बहुत कम सैलरियाँ होती थी, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो इस समय 14.3% हो सकती है। गवर्नमेंट इससे नीचे नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 15% से 16% गवर्नमेंट इससे ऊपर भी नहीं जाएगी। तो जो भी आपकी सैलरी प्लस बेसिक पे हैं उसका 15 या 16% ही इंक्रीज़ होगी। तो इस भ्रम से बाहर निकल जाएगी कि हमारी सैलरी 186% बढ़ जाएगी। वो 186% सही है। अब तुम जैसे ऐसे सोचोगे ना 186% तो कहाँ से इंक्रीज़ होगी। यदि बेसिक पे को 100% मान ले और 63% डीए मान ले तो अभी 163% हो जाएगा। और गवर्नमेंट इसमें कुछ भी करके 180 तक 180% तक जा सकती है। कुछ इंक्रीज़ और कर लेगी, 15% इसमें और कर लेगी तो 180 मतलब ऑलमोस्ट 1.8 फिटमेंट फैक्टर रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब जिनकी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, यदि 2.57 फिटमेंट फैक्टर ला, तो कुछ लोगों के जो हायर कमीशन पे हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, तो उनकी सैलरी तो प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा होना पॉसिबल सी नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोगों की सैलरी प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा, और अपना हाईएस्ट पद होता है जो प्रेसिडेंट होता है, उनसे ज़्यादा सैलरी किसी की नहीं हो सकती, ठीक है। तो या फिर यह है कि अपनी लोगों की सैलरी बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट की सैलरी में कुछ अमेंडमेंट करा के उनकी सैलरी को बढ़ाया जाए और अपनी सैलरी को भी बढ़ाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो देन टोटल ग्रोस सैलरी एक्सपेक्टेड आफ्टर 8th पे कमीशन फॉर ऑल पे लेवल, इट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फाइनल सैलरी विल बी कम आफ्टर द कमीशन रिपोर्ट्स। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक टेबल ऐड की है, और फाइनल सैलरी शायद जब रिपोर्ट आ जाएगी, किन किन चीज़ों पे रिपोर्ट्स, मतलब कौन कौन से अलाउंसेस पे वो बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो सारी कमीशन होगी। और कमीशन ऐसे पूरे ऑल इंडिया में सारे यूनियन से भी अपनी रिपोर्ट्स लेके, तो वो सारी ऐड करके उसके बाद फाइनल पे कमीशन बनेगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 7th पे CPC पे लेवल 1 है, तो उनका इनकम है 18,000। जैसे क्लीनर हो गए, पियोन हो गए, ड्राइवर हो गए, या सारे। और क्लास डी के, जो क्लास ग्रुप डी के हैं, तो उनका यदि 1.88 फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो उनकी बेसिक पे हो जाएगा 33,000। और 7th बेसिक प्लस DA बाई दिसंबर, तो उनका वैसे 29,000 वैसे पेमेंट हो रहा है। जब DA ऐड करोगे तो उनका जैसे MTS है तो उनको 30,000 के समथिंग अभी भी मिल रहा है, तो उनका बेसिक पे मिला के अभी लगभग 34,000 के समथिंग मिलेगा। तो ओवरऑल कितना इंक्रीज़ हुआ 4,500। तो ओवरऑल इंक्रीज़ कितना हुआ 15%। तो ऐसे पे लेवल 2 पे जाओगे जिनका 19,900 सैलरी है, जैसे टैक हो गए, फिटर हो गए, कलर हो गए, वो सारे, तो उनका भी 1.88 लगाओगे तो उनका भी ओवरऑल कितना इंक्रीज़ हो जाएगा 15,000। तो आप देख रहे हैं सैलरी में कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, ऊपर तक जाओगे तो हाईएस्ट 92,000 तक। जब हायर पे लेवल 18 पे जाओगे उनका 1 लाख रुपए तक इंक्रीज़ हो सकता है। तो उनका जैसे अभी 4 लाख समथिंग है, तो उनका 5 लाख हो जाएगा। तो जिनका अभी पे वो ऊपर तक जाएंगे, उनका बेसिक और DA भी ज़्यादा है ना, तो उनका फिटमेंट फैक्टर ऑलमोस्ट 2 लगाओगे, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे। अब जैसे पे लेवल 5, पे लेवल 4 की जॉब है, जो लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे इंक्लूड होता है, तो 25,500 उनका बेसिक है, तो क्लास C के अंदर आते हैं वो। और 1.88 उनका फिटमेंट फैक्टर लगेगा, तो उनकी सैलरी हो जाएगी 47,000। और एक्चुअली में उनका DA अभी मर्ज करके देखेंगे तो 41 वैसी हो रही है। तो ओवरऑल इंक्रीज़ कितना हुआ 6,000 रुपये का, समझ रहे हो। पे लेवल 4 में 6,000 का ओवरऑल। तो अभी जिसका 6,000 होता है, मतलब बेसिक पे 50,000 समथिंग आप तुम एक्स्ट्रा मान लो, उसके बाद DA 0 हो जाएगा, तो उनमें भी इंक्रीज़ 15% हो। ऐसे पे लेवल 6 पे जाओगे, जैसे इंस्पेक्टर बनोगे SSC के थ्रू, तो उसमें 1.97, अभी उनको DA मर्ज के 57,000 उनको ऑलरेडी मिल रहे हैं, लेकिन उसको भी 10,000 ऑलमोस्ट 9,500 कुछ, और ऑलमोस्ट 17%। तो ऐसे करोगे इनमें 15% इंक्रीज, 17%, 17, ऑलमोस्ट 20 से 22% ही आपकी सैलरी ऐड हो सकती है, 20 से 22, और इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और पूरी सैलरी आप पूरा वीडियोस देख सकते हैं, और अपने अपने जो भी पे लेवल पे आप हैं तो उस सबको आप देख के, और ये फिक्स है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.8 से स्टार्ट होगा और 2 तक लास्ट तक जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। और आपकी ओवरऑल हाइक सैलरी में 15% या 20% ही हो सकती है। 20% और 22% से ज़्यादा हाइक नहीं हो सकती, ये 15 से 22 के बीच में ही रहेगा। होपफुली आशा करता हूँ कि आपको इस चीज़ें समझ में आई होगी, और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है फिटमेंट फैक्टर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू द बेस्ट, नॉट थिंक अबाउट द रेस्ट। क्या होगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा तो तजुर्बा होगा।
मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और यदि आपको चीज़ें पसंद आइएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जिससे हमारी रीच भी बढ़ेगी और आपका भी हौसला बढ़ेगा। और हमारा एक और चैनल है जो हम मारवाड़ी में इन सारी चीज़ों को या राजस्थानी में आप बात कर सकते हैं कि राजस्थानी में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, और उसका नाम है राज की बात राजस्थानी में। राज की बात राजस्थानी में। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को प्रणाम। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ इन्हीं वर्ड के साथ। थैंक यू एवरीवन।